नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ की विंडो में आपको दिख रहे हैं अवनीश पीएन शर्मा जी। कई दिन की यात्रा के बाद आए हैं, आखिरकार यात्राओं में रहते हैं और काफी उन्होंने अच्छा अनुभव भी किया है। एक अच्छी कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहां काफी भारत माँ भवानी को देख के आए हैं। महाराज शिवाजी की वो तलवार जिससे जो है मुगलों को खत्म किया गया था, मुगलों को उनको जमीन में दिखाई गई थी कि जमीन क्या होती है। तो इस सब यात्रा के बाद कई सारे सवाल हैं जो हमारे दर्शक अवनीश जी से समझना चाहते हैं। तो चलिए अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी यात्रा सर्दी में मुझे लगता है सुखद ही रही होगी। तो लेकिन आज जैसे ही आप पहुंचे तो सबसे ज्यादा खुशी तो कांग्रेसियों को हो गई। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़े। उन्होंने बहुत सालों बाद किसी संस्था पे यकीन जताया है, कहा है कि सत्यमय जयते, सत्य की जीत हो गई है। क्यों? क्योंकि अदालत ने एक चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया है, केस नहीं रोका है। नेशनल हेराल्ड का केस जिसमें इंतजार किया जा रहा था और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद ये एक ऐसा केस हो जब इस देश में ताकतवर लोगों को भी कानून के कटघरे में लाया जाए। तो उनकी खुशी का राज क्या है? ये खुशी आपको लगता है बड़े दिन तक चलने वाली है क्या? सर देखिए, ऐसा होता है ना कि एक एक कहावत है, उसको हालांकि मैं सकारात्मक कहावत मानता हूं कि डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन वो सकारात्मक कहावत है। कांग्रेस के आज के इस केस में जबरिया गुलाल पोत के नाचने पर वो कहावत भी सटीक नहीं बैठती। हमें कोई दूसरी कहावत खोजनी पड़ेगी और वो अभी ध्यान नहीं आ रहा। सर, राउ रेवेन्यू कोर्ट ने क्या क्या किया क्या है, आपने बता दिया कि ईडी ने जो एक चार्जशीट दाखिल की थी उसका संज्ञान लेने से मना कर दिया। ठीक, आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि केस बंद हो गया और केस चलता नहीं रहेगा। केस तो चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये होता है कि 2012 में जब ये केस पहली बार सुब्रमण्यम स्वामी लेके आए तो वो मूल केस है, और जो ईडी ने चार्जशीट सबमिट किया था उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए भाई साहब, चूंकि आपकी ये चार्जशीट किसी एफआईआर और किसी मूल जांच पर आधारित नहीं है, बल्कि जो केस सुब्रमण्यम स्वामी का चल रहा है अदालत में, उस केस एक के शिकायत, आधार पर वो जो एक शिकायत फाइंडिंग्स है आपकी, जी। वो एक शिकायत है। और उस शिकायत के आधार पर 2012 की एक शिकायत, 2014 से आप भी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और ये हकीकत है कि 2012 की जो सुब्रमण्यम स्वामी की जो शिकायत थी, जब मोदी सरकार आई तो उसने उसका संज्ञान लेते हुए, संज्ञान शब्द यहां भी आता है, संज्ञान लेते हुए 2014 से ईडी लगा दिया। ईडी ने बाकायदे माँ बेटे से पूछताछ भी की थी। लेकिन आप याद कीजिए कि पर्सनल हियरिंग से उस केस में भी छूट पहले ही दे गई थी, तो एक बार और ये अपनी विजय बता चुके हैं। लेकिन पर्सनल हियरिंग से छूट दे देना, या तारीखों पर नहीं आना, या कोई सप्लीमेंट्री और पैरेलल अगर कोई ईडी ले आके चार्जशीट दाखिल करती है तो उसका संज्ञान नहीं लेने से कहीं भी जो मूल केस है नेशनल हेराल्ड का, उसके ऊपर कहीं कोई वैधानिक या विधिक असर नहीं पड़ना है। ये कानून का एबीसीडी जानने वाला और थोड़ा सा सामान्य ज्ञान हासिल रखने वाला व्यक्ति जान जाएगा। लेकिन सर, जानते हैं क्या है, जब किसी चोट्टे को कोई झपटमार, कोई गिरोह या इस तरह का कोई जेब कतरा सड़क पर पकड़ लिया जाता है, और जब मजमा इकट्ठा हो जाता है और सारे लोग कहते हैं मारो मारो, ये पकड़ लिया चोर, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, एक वो माहौल तैयार होता है। ऐसे में अगर कोई एक आदमी भी उसी भीड़ में से ये कह दे, यार ये शक्ल से चोर दिखता नहीं है, वैसे कपड़े तो काफी साफ सुथरे पहन रखे हैं इसने, रहता भी यार 10 जनपद टाइप के बड़े घर में, कोठियों में रहता है यार, ऐसा नहीं है यार, ऐसा है क्या? तो मालूम है वो तुरंत कहता है, देखिए देखिए देखिए, हमको खुली छूट मिल गई, हमको बिल्कुल हम तो बेकसूर हैं और हम कैसे ऐसा कर सकते हैं। कांग्रेस की यही स्थिति है सर। कांग्रेसी को सिस्टम भी इसको इसी तरह परिभाषित करेगा। और सर, आपके पेशे को बार बार मैं कोसना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि सेक्टर 16 छाप जो मीडिया है ना साहब, उसके डेस्क पर बैठे हुए ये जो टाइपिस्ट हैं, अब तो मैं उन्हें पत्रकार भी कहने से शर्माता हूं, जर्नलिस्ट कहने से शर्माता हूं।
वो कैसी कैसी ब्रेकिंग बना रहे हैं। आप देखिए ब्रेकिंग इसी तरह से होगा। बुलडोजर पर जब गाइडलाइन जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, और जिस का रास्ता जो है योगी आदित्यनाथ के फैसलों से खुला था, तो किस तरह की ब्रेकिंग बनाई गई। थम गया योगी का बुलडोजर, खींच ली चाबी सुप्रीम कोर्ट ने योगी के बुलडोजर से। और जबकि हुआ क्या था, पूरे देश में बुलडोजर चलने का रास्ता खुल गया था। वो गाइडलाइन बनानी पड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी अवैध पर हम बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रोकेंगे। और बाबा का ये संकल्प है, योगी का ये संकल्प था और है कि किसी वैध पर हम बुलडोजर चलाएंगे नहीं। तो इस केस की भी अगर थोड़ी सी जानकारी दर्शक आराम से लें तो हकीकत यही है। मैं गंभीरता से अगले 1 मिनट में इसके पूरा सिजरा बता दे रहा हूं। मूल जो शिकायत 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी, वो मुकदमा लगातार चल रहा है। और उसी मुकदमे के जांच में जब ईडी ने अपनी फाइंडिंग्स दी और बाकी एजेंसियों ने अपनी फाइंडिंग दी, वो सारी फाइंडिंग है और चार्जशीट जो ऑलरेडी हैं वो उस मुकदमे का हिस्सा हैं। उसी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी जांच है, उन सारी जांच पर ही वो मुकदमा चल रहा है। उस मुकदमे पर इस चार्जशीट के संज्ञान न लिए जाने का कोई असर नहीं है। अब ईडी ने चार्जशीट दाखिल क्यों की थी, हमें लगता है कि वो चीज भी दर्शकों के सामने रख देनी चाहिए। देखिए साहब, सुब्रमण्यम स्वामी का क्या है कि मूल शिकायतकर्ता वही है। और मूल शिकायतकर्ता अगर किसी स्टेज पे आके अगर अपने मुकदमे या अपने शिकायत को वापस लेने का प्लान करे, तो इसलिए वो मुकदमा तब भी बंद नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को यह है कि अगर सुब्रमण्यम स्वामी अपनी शिकायत वापस ले लें तो मुकदमा बंद हो जाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि उसके साथ ही साथ ईडी और सीबीआई की पहले की भी जो जांच है उस मुकदमे की कार्रवाई का हिस्सा है। लेकिन अगर मुख्यवादी मान लीजिए एक बार को सुब्रमण्यम स्वामी अपनी रिट वापस भी लेते हैं, शिकायत वापस भी लेते हैं, तो मुकदमे की गति पर कोई फर्क न पड़े, इसलिए काउंटर एक और चार्जशीट ईडी ने दाखिल किया था। और ईडी ने अपनी चार्जशीट में ये नहीं कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान पता चला है कि मनी लॉन्ड्रिंग इनके ऊपर अप्लाई होता है, वो ऑलरेडी मूल मुकदमे में है। तो ईडी को यही कहा है राउज एवेन्यू कोर्ट ने कि देखिए, जब आपके उस मूल शिकायत जो सुब्रमण्यम वाली है उसी का ये हिस्सा है और उसी के आधार पर एक फ्रेश आप चार्जशीट ले आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल इस चार्जशीट को कोई इंटरटेन करना चाहिए। खारिज नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप अपनी जांच जारी रखिए, आप अपनी जांच करते रहिए। अपीलिंग कोर्ट जो है, जो ऑलरेडी इस मुकदमे को इंटरटेन कर रही है, जब वो चाहेगी तो आपसे फर्दर चीजें मांग लेगी। सिर्फ इतना हुआ है। लेकिन वही है सर, डूबते को तिनके का सहारा। तो बड़े कतरे कतरे खुशियां कभी कभी सामने आती हैं। फसल उजड़ रही है 2014 से। इकोसिस्टम जो कांग्रेस के नाम का सिंदूर लगा के घूमता, जो पत्रकार बिरादरी, जो गोदी मीडिया, जो इनके चरणों पर लेटी रही है हमेशा, बाबू सोना क्या खाया है, बाबू सोना ने कैसी पॉटी की है, जो इस बात के लिए गांधी खानदान और कांग्रेस के चरण चुंबन किया करती है, तो उसके लिए हिस्से में सर थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि नेल पॉलिश लगा के सुहागिन बनने का हल्का सा एक मौका आया है। तो उसको ये इसी तरह बेचेंगे। इन्होंने देश को फ्रॉड बेचा है, तो ये तथ्यों का भी फ्रॉड देश को बेचते हैं। बस इतना ही है जी। दरअसल मैं आपको और दर्शकों को थोड़ा सा एक बता दूं, अपने ही एक सहयोगी का, पुराने समय के सहयोगी, वो अभी पत्रकार मतलब उसमें है और मैं आपके साथ हूं। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया तरीके से समझाया ईडी की इस कार्रवाई को। थोड़ा फनी है लेकिन आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी कोयल की तरह है, वो अपना जो है घोंसला नहीं बना सकती लेकिन कोए के घोंसले में अंडे देती है। शादी नहीं कर सकती लेकिन बच्चे पैदा कर सकती है। दरअसल ये केस मैं थोड़ा सा बता दूं इसलिए, तो कि आपने जो बताया दर्शकों को शायद वो नहीं होगा। उन्होंने ईडी की इस चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया है कोर्ट ने, क्योंकि वो एक व्यक्तिगत शिकायत पर। लेकिन ईडी को ये मालूम हो गया था, आप लोग समझ लीजिए कि ये कहानी क्यों आई है, क्योंकि ईडी को ये मालूम हो गया था ये चूक है, तभी दिल्ली की पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर इसमें दर्ज कर ली है। और इसी तकनीकी आधार पर, क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है, जो उन्होंने कहा, अवनीश जी ने समझाया है उसको, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि एफआईआर दर्ज हुई वो व्यक्तिगत शिकायत पर थी। तो आप व्यक्तिगत शिकायत पर जांच नहीं करते, तो अब एफआईआर में आप जांच कीजिए और फिर आगे होगी। तो ये एक फौरी राहत है
ये आप कह सकते हैं पैर का दर्द अभी माथे में जाना है, तो इतनी देर तक की राहत है। यही है ईडी के लिए, उनको झटका जरूर वो लोग कह सकते हैं कि साहब इसमें क्या होता, इसमें होता ये कि अगर अदालत संज्ञान ले लेती तो गांधी परिवार को आरोपी के तौर पर यानी एक्यूज के तौर पर तलब करना होता, तो अभी वो बिल्कुल नहीं कर रही है। ईडी के लिए बस इतना ही झटका है, बाकी ये सब चीजें ईडी की सुनवाई, इसको चार्जशीट को वो सुनेगी नहीं, क्योंकि इसके आधार पर कहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी चार्जशीट उस एग्जैक्टली वैसी एग्जैक्टली पर। मैं इसलिए थोड़ा सा ये टेक्निकल है, ये लोग ना समझे, इसलिए मैं बता दूं दर्शकों को पूरा क्लियर आ जाए। तो इसीलिए जहां कोर्ट जब कोई संज्ञान नहीं लेती तो वो आपराधिक अभियोजन जहां का तहां शुरू रुक जाता है और मुकदमा ट्रायल शुरू नहीं होता। इसीलिए ट्रायल शुरू होने से पहले आरोप तय होते हैं, लेकिन कोर्ट ने आरोप पर संज्ञान नहीं लिया, इसीलिए ये बहस यहां थम जाएगी। एजेंसी उन्होंने आरोपों की जांच के लिए एजेंसी को ये नहीं कहा, जांच की प्रक्रिया बस नए सिरे से वो पूरी शुरू करेगी। करने पड़े हाँ, बिल्कुल। मैं अब अच्छा चलिए, ये तो हो गया सर। आप तो मुझे लगता है कि इस समय धुरंधर हैं आप हमारे तमाम राष्ट्रवादी मीडिया में। तो आप जो है ये बताइए कि ये जो एक के बाद एक काम कर रहे हैं, अध्यक्ष बना दिया बताइए, और अध्यक्ष बन गए बिहार यूपी में, और वो भी आप ही के जिले के बन गए, मुख्यमंत्री भी आप ही के जिले के बन गए। लेकिन कहा जा रहा है कि वो जो आपके जिले के बने हैं वो योगी जी को नहीं काम करने देंगे, अब योगी जी का समय बस गया, ये कहने वाले हैं लोग। ये क्या है मतलब? और अभी नितिन नवीन को बना दिया, तो उसके बाद तो ये कह रहे हैं कि रबर स्टाम्प ही ले आए। ये लोग पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, ये बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बनाया, 7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और जिस समय गिनी-चुनी सीटें आती थी भाजपा की, तब भी उत गोरखपुर के ही बिल्कुल बगल का जिला है महाराजगंज, मूलतः वो वहाँ से हैं, लेकिन आप उन्हें गोरखपुर का ही कहिए। वो गोरखपुर में ही उनका जो है सारा व्यापार और सारा एक व्यापारिक परिवार से आते हैं। लेकिन पुराना संघ का बैकग्राउंड है, आरएसएस का बैकग्राउंड है, 7 बार के एमपी हैं। और ये जो गाली वाली बाई हैं सुप्रिया श्रीनेत, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराजगंज की उसी लोकसभा सीट से पंकज चौधरी ने इनकी जमानत भी जब्त की थी और बुरी तरीके से ये हार के आई थी। अनुभव संगठन का, जमीन पर काम करने का बहुत पुराना है, लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि जितने हम आप चौंके या बाकी लोग चौंके घोषणा के बाद, उतना ही पंकज चौधरी साहब भी चौंके। वो तो आराम से दिल्ली की राजनीति कर रहे थे, मंत्री, अपना काम हो रहा था। लेकिन अब उसमें इंटरेस्टिंग ये है जो चंडू खाने वाली आपने संदर्भ दिया कि अब तो ये योगी को काम नहीं करने देंगे। ये जो चंडू खाना होता है ना सर, इसके पेट में ये अनाप-शनाप खाता है। तो जब अनाप-शनाप खाएगा तो चंडू खाने के पेट में जो है ना वो बहुत सारी गैस फॉर्म होती है। 2017 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, तो 3 महीने में चंडू खाना उनको पद से हटा रहा था, फिर 6 महीना हुआ, फिर हर 2 महीने के बाद, और कभी मोदी वर्सेस योगी होता है, कभी शाह वर्सेस योगी होता है। तो ये तो पुराना किस्सा है, लेकिन हकीकत ये है कि 32 साल 33 साल के बाद कोई चुनी हुई सरकार ने योगी वाले रेजिम को रिपीट कर लिया, यानी दोबारा 2022 में योगी आ गए। तो एक तरफ हकीकत है, दूसरी तरफ फसाना है। अब पंकज चौधरी जी गोरखपुर, पूर्वांचल, योगी, और उन्हीं के बीच में व्यक्तिगत रूप से मैं भी घुसा हूं, जिसको आपने कहा कि आप भी भाई गोरखपुर के ही हैं। अब साहब मैं आपको पीठ यानी गोरक्षनाथ पीठ और चौधरी परिवार, पंकज चौधरी का परिवार, इसके बीच के रिश्ते बताता हूं, जिसके लिए मुझे किसी दूसरे संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। मैं मेरे आंखों देखी बात कह रहा हूं। स्वर्गीय बड़े महंत, बड़े बाबा अवैधनाथ जी महाराज, उनके चरणों में लेट के प्रणाम करते हुए मैंने अपनी आंखों से पंकज चौधरी जी को देखा है, उनके परिवार को देखा है। तो ये तो ही मंदिर के प्रति आस्था। योगी आदित्यनाथ जी उम्र में पंकज चौधरी से छोटे हैं, लेकिन पीठाधीश्वर हैं। और अब जबकि पंकज चौधरी ने अध्यक्ष पद पर अपनी घोषणा होने के बाद लखनऊ में सरेआम एक सन्यासी के रूप में, एक पीठाधीश्वर के रूप में योगी आदित्यनाथ जी, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं, उनका चरण स्पर्श कर लिया, तो कम से कम चंडू खाने का वो बुखार अब उतर जाना चाहिए जो बाजार में घूम रहा है। लेकिन मैंने तो कल से पहले भी चरण छूते हुए योगी जी का भी देखा है, चरण मैं भी योगी जी का छूता हूं।
मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री उम्र में बड़े हैं, लेकिन एक पीठाधीश्वर के रूप में योगी जी का अगर कहीं मंच पर उपस्थिति हो तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे? निश्चित तौर पर वो धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल अलग है, क्योंकि अभी तक किसी धार्मिक मंच पर योगी जी एक पीठाधीश्वर और मोदी जी एक प्रधानमंत्री के रूप में एक साथ नहीं देखे गए हैं, तो ऐसा कोई शुभ अवसर नहीं आया है। लेकिन ये इन सारे समीकरणों को ध्वस्त करता है। और मुझे ये बताइए, पूर्वांचल में वो कौन सा भारतीय जनता पार्टी का छोटा से लेके बड़ा पदाधिकारी या नेता है जिसका योगी जी से सामंजस्य नहीं है? अगर योगी जी से सामंजस्य नहीं होगा, और अब तो वो पूर्वांचल से बाहर, मैं पुराने सामंजस्य की बात कर रहा हूं, तो बड़े प्रगाढ़ और बड़े निजी संबंध और एक गुरु शिष्य वाली परंपरा का वो जो संबंध है, इसे संभवतः अभी चंडू खाने और सड़क पर घूमती जो बृहन्नलाएं हैं खबरों की, वो डिकोड नहीं कर पा रही हैं, इसलिए उनका काम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बतियाना है। अच्छा, दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी क्या भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कभी रहे हैं? नहीं रहे हैं। वो संगठन के बाहर के व्यक्ति हैं। संगठन में वो कभी नहीं रहे, न बड़े बाबा कभी संगठन में रहे। लेकिन चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे बाकी किसी संगठनकर्ता के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भाजपा रहा हो, कोऑर्डिनेशन तो ऑब्वियस होता है, लेकिन सरकार एक अलग चीज है, पार्टी एक अलग चीज होती है। इसे चूंकि कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग इसलिए नहीं समझ पाते कि वहां पर परिवार ही पार्टी है, पार्टी ही परिवार है, तो वो उस संस्कृति से निकल के आते हैं। लेकिन यहां पर तो काम बटे हुए। अब 45 साल के नितिन नवीन, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के रूप में बाहर आना, ये क्या दिखाता है सर? ये यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप तौर पर एक ऐसी स्टेज में पहुंच चुकी है जहां उसका वर्तमान यानी नरेंद्र मोदी और उसके बाद 45 साल वाला व्यक्ति अगर कोई खेती तैयार करेगा तो ये करीब 2040-45 के बाद की तैयारी नवीन करेंगे। यानी भाजपा की फर्स्ट लाइन, यानी जो प्रेजेंट है, जो सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, वो तो छोड़ दीजिए, अब ये 2040-45 के बाद की भाजपा की जो नई खेती होगी, तब तक यहां पर नो वैकेंसी है भाजपा में। तो भाजपा एक तरह से अब अपने आप को पैन इंडिया स्तर पर एक दूसरे लेवल पर लेके गई है। इसलिए आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन दिखाई दे रहे हैं 45 साल की उम्र के। और कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी सर, उनको बता भी दिया जाए। कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग चाहें तो भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तकनीकी रूप से नितिन नवीन साहब से केवल 12th पास हैं। अब ऐसा कैसे हुआ? ये मैं टिप दे रहा हूं कि भाई इस पर भी कुछ खबरें बनाओ, इस पर भी कुछ 2-4 वीडियो बना लो कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग कि लो भाई, इनका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल का तो है ही है, लेकिन वो 12वीं पास है। 12वीं पास इसलिए है कि वो नितिन नवीन बीआईटी में जब इंजीनियरिंग में दाखिला लिए, उसी समय उनके पिता, जो कि एक राजनीतिक पुरुष थे, उनका देहांत हो जाता है और यह व्यक्ति अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के वापस आते हैं और अपने पिता की राजनीति को ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके बाद से लगातार समर्पण और संघ के साथ एक जो संस्कार होता है, उस संस्कार के बाद ये भाजपा की राजनीति करते हैं। उसके बाद पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ चुनाव में, बाकी चुनाव में जिस तरीके से है, तो वो निगाह में चढ़ते हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस संस्कारों वाली पार्टी है जिसने, अच्छा एक और उदाहरण, लोग कह रहे साहब ये विधायक और ये जो है वो मंत्री एक बिहार सरकार के, और उनको उठा के फिर लेके चले आए, रबड़ स्टैंप बना दिया। तो एक नाम याद दिलाता हूं, नितिन गडकरी साहब जब भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट बने थे तो उनका कद क्या था? वो महाराष्ट्र के एक मंत्री ही तो, वही तो थे, वो भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। और मजे की बात, नितिन जी के साथ भी देखिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री, यहां भी आप देखिए वो संयोग। और नितिन गडकरी साहब वो किस बात के लिए जाने जाते थे? वो एक्सप्रेस के लिए, फ्लाईओवर्स के लिए, यानी विकास के लिए, और विकास में क्वालिटी विकास। तो वो आते हैं नेशनल प्रेसिडेंट। और ये तब तो भाई शाह और मोदी की भाजपा नहीं थी ना, वो तो तब पुरानी वाली भाजपा थी, पुराने सोच की आप भाजपा कह सकते हैं। तो भाजपा ने शुरू से इस तरह के प्रयोग किए हैं। चूंकि कोई नेपोटिज्म नहीं है, परिवारवाद नहीं है, तो निश्चित तौर पर एक चाय वाला आता है, बिना पार्टी प्रेसिडेंट होते हुए प्रधानमंत्री तक चला जाता है। एक 12th पास इंजीनियरिंग ड्रॉप स्टूडेंट नितिन नवीन, वो अगर संगठन और राजनीति में शुद्धता
पूर्ण आचरण करते हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री वो भी बिहार में संभालते हुए बिना दाग के आते हैं, पार्टी के प्रति इतने समर्पित रहते हैं और बेटर इलेक्शन मैनेजमेंट करते हैं। तो ये भाजपा ने अपना कोटा 2040, 45, 50 के बाद वाला खींचा है, जहां पर भाजपा अपने आप को 45 साल का बना लेती है और दूसरी तरफ 86 साल, 87 साल, 88 साल के लोग अपने आप को अभी भी कांग्रेस के एक परिवार का नौकर के रूप में प्रतिष्ठापित करते हैं और कहते हैं कि मैं तो कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो सोनिया जी और राहुल जी की कृपा से बना हूं। तो ये संस्कारों का फर्क है। और रही बात उत्तर प्रदेश में कि योगी जी को बैलेंस करेंगे, अरे सर, कोई भी जो पंकज चौधरी जी को जानता है और योगी जी के संबंधों को जानता है वो हंसेगा और हंसने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। और रबड़ स्टैंप की बात करते हैं, जो इनके यहाँ रबड़ स्टैंप नहीं रहता वो सीताराम केसरी हो जाता है, उसकी धोतियां फाड़ देते हैं ये लोग। तो भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो नितिन गडकरी साहब रहे हों, एक स्टेट की पॉलिटिक्स से आए और जब नेशनल पॉलिटिक्स में पार्टी का दायित्व तो मिला उनको, तो उन्होंने अपना कद पद के बाद बढ़ाया। और भाजपा के ज्यादातर अध्यक्ष मैंने देखा है और ये उदाहरण है कि वो दायित्व पाने के बाद अपना कद बढ़ाते हैं, अपने काम से, अपने अनुशासन से, अपने जो है पार्टी को जिस तरीके से वो आगे बढ़ाते हैं। तो निश्चित तौर से नितिन नवीन साहब भी उसी पैटर्न पे है। ये कोई अचानक और चौंकाने वाली चीज नहीं है। इसलिए मैं बार बार पुराने अध्यक्षों के चुनाव की बात करता हूं। मैं राजनाथ सिंह जी के बारे में बात कर लेता हूं। राजनाथ सिंह जी भी क्या भाजपा के अध्यक्ष बनने से पहले कभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, केंद्रीय राजनीति में थे? नहीं थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ये अलग बात है। लेकिन उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जब अपना दायित्व संभाला, तो उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, और सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय राजनीति में आए और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार उन्होंने ही घोषित किया, आगे बढ़ाया। और उसके बाद से अब वो तो बाकी सब इतिहास की बात है। तो सर, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को नौजवान दिन प्रतिदिन बनाती जा रही है और इसके सामने आप देखिए विपक्ष, चाहे स्टालिन है 70+, अखिलेश जब तक 70 क्या, ईश्वर करे वो 170 साल तक जीवित रहें, 170 साल के भी हो जाएंगे तो सपा के अध्यक्ष वही रहेंगे। राहुल गांधी जी, लोग एआई से बना के पिक्चर घुमा रहे हैं कि वो जब इतने साल के हो जाएंगे उनको भी दीर्घायु करे, लेकिन जब तक वो हैं तब तक कोई रबड़ स्टैंप उन्हीं के पास रह सकता है निश्चित तौर पर। तो एक तरफ बुढ़ाती, हारती, हांफती, निराशाजनक प्रदर्शन करते हैं वाला विपक्ष है, दूसरी तरफ वर्तमान सत्ता में लगातार 11 साल से कायम रहते हुए, डबल इंजन सरकारों की संख्या बढ़ाते हुए अपने आप को 45 साल का कर लेने वाली भाजपा है। तो सर, भाजपा अगले 40 साल की राजनीति के लिए नितिन नवीन को लेके आई है। क्यों? क्योंकि अगले 35-40 साल तक उसके पास एक पूरा काडर है सर। अगर आप ए श्रेणी के नेताओं की बात करिए तो दर्जन भर नेता उनके पास हैं। बी की टीम की बात करिएगा तो 2 दर्जन से ज्यादा हैं। सी टीम की बात कीजिएगा, ये अब सर DFGHY टीम के लिए नितिन नवीन है। तो भाजपा 30 साल, 40 साल की कार्य योजना पर काम कर रही है और यहाँ लोग वोट चोरी पर फंसे हुए हैं। सर, मैं परसों दिल्ली था, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन हकीकत यह है कि मेरे कान फटे जा रहे थे। मैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के आसपास ही रुका हुआ था, मेरे कान फट रहे थे सर। इतने तेज तेज वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लग रहे थे सर। एक तिनका भी हिलता डुलता दिखाई नहीं दिया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस उसी रोड पे है, आपको तो पता ही है। मैं उधर टहलता हुआ चला गया। मैंने कहा कि अलका लांबाई जी ही 2-4 पोस्टर लगवा दी होंगी, या आम आदमी पार्टी का भी उधर ऑफिस है। मैंने उधर भी कोई हलचल नहीं देखी, वहां भी कुछ नहीं देखा। वो तो भला हो अगर केसी वेणुगोपालन और डीके शिव कुमार कुछ करोड़ रुपए अरेंज करके अगर बसों से कुछ हमारे भाइयों को भेज नहीं दिया होता साउथ वाले, तो रामलीला मैदान में जितने मूंगफली और खोमचे वाले हमारे भाई रोजगार करने पहुंचे थे, उससे भी कम संख्या वहां पर नारेबाजों की थी। और नारेबाजी भी कैसे कैसे हुई सर। एक बार फिर वही, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये है कांग्रेस की मानसिकता। बुढ़ाती कांग्रेस, हारती कांग्रेस, और दूसरी तरफ 45 साल वाली भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन के रूप में। तो ये दिखाता है कि अपनी पार्टी को लेके, अपनी सरकार को लेके, देश को लेके, प्रदेश को लेके, इन दोनों तरह की पार्टियों में, विपक्ष में और भाजपा में क्या व्यवहारिक अंतर है। ये व्यवहारिक अंतर बताता है कि एक तरफ केवल नकारात्मकता है और दूसरी तरफ ये सकारात्मकता है।
तो इसलिए सर अब गैस तो बनेंगे। अगर ये देखें, आपने जिस तरह का जिक्र किया, मेरा सवाल वो भी था कि कोई बहुत उसको पकड़ नहीं पा रहे, वो कैंपेन कहीं दिख नहीं रही है, वो उनको कोई उनके साथी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इसके बावजूद भी वो जिस तरह के सवाल, जिस तरह से अपमानजनक तरह की टिप्पणियां चुनाव आयुक्तों के खिलाफ, और चूंकि जब नेता ही इस तरह से बोल रहा हो, वो अभी मैं सुन रहा था, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब फ्री हुए तो पॉपकॉर्न की तरह उछलते हुए कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कांग्रेस में कि साहब बहुत ही बढ़िया काम हो गया, और चूंकि उनके पास ना कुछ था, ये विच हंटिंग थी, मुकदमा। लेकिन आप ये और कहा कि भाई जो देश का गृह मंत्री किस तरह की असंसदीय भाषा बोलता है तो मर्यादा क्या होगी। लेकिन वो दिख रही थी कि एक नेता प्रतिपक्ष किस तरह से संस्थाओं को निशाना बना रहा है, उनके व्यक्तिगत नाम लेके, अधिकारियों के व्यक्तिगत नाम लेके उनको थ्रेटनिंग। लेकिन उनकी रैली में जो कब्र खोदने वाले हैं, यही कब्र खोदने वाले, आपको याद होगा जेएनयू में थे 2016 में, यही कब्र खोदने वाले ये यहाँ हैं, यही आपको नक्सल में दिखते हैं। आखिर ये नारा इन तक पहुंचाया गया, इन्होंने किसी को पहले पहुंचाया था, क्या है ये आखिर में? सर देखिए, ये इनका संस्कार है। बिहार के इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माताजी को गाली देना, पवन खेड़ा की उपस्थिति में किस तरह के, जिसमें उनकी गिरफ्तारी और बाद में उनको जमानत मिल गई थी। पंजाब से इस तरह के नारे, मर जा मोदी मोदी के। आप इनके शहरी नक्सलियों को देख लीजिए, जो जेएनयू में नीम की डलिया कड़वी हैं, और नीम के पत्ते कड़वे हैं, और नरेंद्र मोदी फलाने हैं। तो सर ये बेसिक संस्कार की बात भाषा है। और जब कभी आप ये मान लें कि किसी एक पार्टी से, किसी एक राजनीतिक नेतृत्व से आप राजनीति करते हुए जीत नहीं सकते, या उसे अपनी अच्छी राजनीति से हरा नहीं सकते, तो फिर आपके हिस्से किस तरह की बातें आती हैं? आपके हिस्से फिर नकारात्मकता आती है। और एक चीज और, अभी सर उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि ये वोट चोरी जो है वो इंडिया अलायंस का कोई मुद्दा नहीं है, और उन्होंने लगभग ये कह दिया कि ये राहुल गांधी का निजी मुद्दा है, और ये शेष विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है। खुद कांग्रेस के अपने लोग ये कहते हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी इस तरह के फर्जी नैरेटिव्स पे क्यों अड़े रहते हैं? इसकी वजह है सर, राहुल गांधी ये जानते हुए कि उनकी पार्टी के लोग इससे सहमत नहीं है, ये यहाँ बिकता भी नहीं है चूरन, लेकिन चूंकि वो अपने विदेशी मास्टर से गाइड होते हैं, तो विदेशी मास्टरों का जो एजेंडा है वो इन्हें मजबूरी में चलाना पड़ता है। और मैं सच कहूं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया भी ये जानती हैं ये बिल्कुल फ्रॉड एजेंडा है, इसको नहीं चलाया जा सकता। लेकिन वो जिनके हाथों बिके हुए हैं, जिनके लिए वो काम करते हैं, ये उनके एजेंडे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके विदेशी मास्टर्स अब ये नहीं समझ पा रहे कि भारत बदल गया है और ये मुद्दे भारत में नहीं चलने हैं। तो दरअसल आखिर आखिर आपने भी पूछा ना कि कोई जब इसको भाव नहीं दे रहा है तो फिर राहुल गांधी क्यों रटे चले जाते हैं, क्यों रटे चले जाते हैं? और यही वजह थी सर, वो जानते थे कि रामलीला मैदान के मंच से हम फिर अपने विदेशी मास्टर्स को सर दिखाना तो है ना, आपके आपने जिसके पैसे खा लिए हैं या जिसके निर्देशों का पालन करने के लिए आप तैनात है यहाँ पर, तो उनको करते हुए तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना सर। या तो यही वजह रही कि रामलीला ग्राउंड के मैदान में इन्होंने स्टेज पर किसी दूसरी इंडिया अलायंस के पार्टी को बुलाया भी नहीं, किसी को नहीं बुलाया, केवल और केवल वहां कांग्रेस मौजूद थी, ये 10 जनपद परिवार मौजूद था। तो ये इनका निजी एजेंडा है और अपने विदेशी मास्टर्स। इसी कारण ये जानते हुए भी कि कोई सहमत नहीं है, कोई दूसरी पार्टी इस मुद्दे से सहमत नहीं है, बिहार में ये मुद्दा नहीं चला, ये मुद्दा कहीं नहीं चलने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल ढो रहे हैं इस मुद्दे को, क्योंकि ये असाइनमेंट है जिस पे उनको काम करते हुए दिखना है। और कर्ज भले खाए हुए का कर्ज, मतलब वो हक तो चुकाना है, खा लिया है नमक तो ये साफ तौर पर दिखाई देता। और कांग्रेस के जो बुलाए गए पेड लोग हैं, तो उनका तो मजबूरी है, उनके इकोसिस्टम की मजबूरी है। हकीकत यह है कि राहुल गांधी मोदी विरोध की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो देश विरोध की राजनीति कर रहे हैं। और दूसरा, उनको भारत की समस्याओं से, भारत के मसलों से, यहां तक कि नरेंद्र मोदी का सरकार का विरोध करने के लिए कोई बढ़िया ढंग का मुद्दा खोजने में भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विदेशी असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं। जी।
अगर आपको, आपने धुरंधर मूवी देखी, अभी देख ली कि नहीं देखी? आपने भी नहीं देखा नहीं है। सर, अभी मैंने नहीं देखी, इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मेरे दर्शक लगातार कर रहे हैं कि भैया धुरंधर तुम कब बनाओगे धुरंधर पर? तो हमने खामोशी साध रखी है। बस सर 1-2 दिन में देख ले रहा हूँ, समय नहीं मिला, क्या करूँ? लेकिन जो एक माहौल तैयार हुआ, जो आपने देखा कि पूरा एक माहौल ही बन गया, एक मूवी सर के साथ ही एक लड़ाई शुरू हो गई। यानी अब इस देश में आप यूट्यूब पर भी देखते हैं, आप इस देश में ट्विटर पर भी देखते हैं और अब सिनेमा में भी देखते हैं। तो एक प्रोसेस है जो चल रही है, जो लड़ाई है वो चल रही है। क्योंकि जब आप ये देख रहे हैं कि लोग जाके अपने परिवार को लेके जा रहे हैं ज़बरदस्ती, अपने दोस्तों को भी ले जा रहे हैं, उनको टिकट गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये मतलब पिक्चरों के सहारे अब वो एक उसका कहना ये है कि साहब पिक्चर को पिक्चर की तरह रहने दो, हम बहुत अच्छा देखते हैं। राधिका आप्टे जैसी महिला तो अपने इस देश में बच्चे ही नहीं पैदा करना चाहती, उसका कहना ये ना हो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि उसका जो एक सीरियल था घोल, वो आया था नेटफ्लिक्स पे, जो शुरुआती सीरियल हिंदी में आए थे उनमें से एक था। तो मैं हैरान था, उसमें उसने बताया था, वो उसके जो रोल कर रही थी वो तो आर्मी में थी, लेकिन आर्मी के लोग जो हैं उसके जो भी मुसलमान था, चूँकि मुस्लिम थी, तो उनको आर्मी के लोग नाजायज़ मार रहे थे, घेर-घेर के उनको टर्माइट। तो आपको लगता है कि वो ठीक था, ये थोड़ा गड़बड़ है? ये इसलिए माहौल आपको दिख रहा है आपके आस-पास? गोरखपुर में दिख रहा होगा, पिक्चर हॉल तो है। नहीं सर, मैं तो बाहरी-बाहर हूँ। सर देखिए, जब कोई सच किसी भी जगह बोला जाए, तो उसके टेकर्स होते हैं। चाहे वो फ़िल्म हो, चाहे कोई आदमी बात कर रहा हो, एक छोटा-सा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हो, किसी हॉल में अगर कोई चर्चा चल रही हो, लाखों की जनसभा में कोई सच बोल रहा हो, तो उसके टेकर्स होते हैं। और हकीकत ये है कि जिस तरीके से सिनेमा को या कला की तमाम विधाओं को, सर ये वही देश है ना, जहां इंदिरा और राजीव के नाम पर अमजद अली खान ने रागों का निर्माण किया था, राग प्रियदर्शनी और राग राजीव कमल। तो जहां पर चारणगिरी का ये लेवल रहा हो, जहां रागों की रचना कराई जाती रही हो अपने नाम पे, और उसके बाद एक पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जिसने कभी नया सिनेमा के नाम पर, कभी प्रयोगधर्मी सिनेमा के नाम पर, कभी यथार्थ के सिनेमा के नाम पर पार्टी की विचारधारा पेश की हो, तो वहां आप सोचिए जरा, प्रगतिशील लेखक संघ का पर्ची कटाऊ सदस्य जब तक आप नहीं है तब तक आप लेखक नहीं है। यानी एक पूरा कांग्रेस पोषित जो कम्युनिस्ट इकोसिस्टम, जो अपने आप को मानता हो कि वही रचनाकार हैं, उन्हीं के पास सारा ज्ञान है, वही अच्छे फिल्म मेकर हैं, और अपने पॉलिटिकल एजेंडाज और वैचारिक एजेंडा को आगे करने के लिए तमाम तरह की फिल्म बनाई जा रही हूं, जहां इस्लाम और उसकी तमाम चीजों को लेके ग्लोरीफाई किया जाता हो, उसके लिए इतिहास से भी तोड़फोड़ की जाती हो। वहां अगर बिल्कुल आज के समय का, अभी मेरी कल आरिफ अजाकिया साहब से बात हो रही थी, वो कराची के एक जो सबर्ब है लियारी उसके मेयर भी रहे हैं, लियारी लियारी टाउन, हाँ, लियारी टाउन के और हैं वो। उनकी पैदाइश वहीं की है, और वो वहीं उन्होंने सब आंखों से देखा। वो कह रहा है अवनीश भाई अब क्या ही बताऊं मैं। मैंने कहा आपने देख ली धुरंधर? उन्होंने कहा कि बिल्कुल देख ली धुरंधर, मुझे तो लग रहा था कि ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा है, क्योंकि वो दौर उन्होंने देखा है। तो सर सच के टेकर्स तो होंगे ही। और एक चीज और बताऊं सर, जब कलई खुलती है ना सर, तो उसका दर्द होता है। और अब ये एक्स जो जिस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, और हर क्षेत्र में एक्सपोज हो रहे हैं, राजनीति में, विचारधारा में, संख्या बल में, आर्टिस्टिक जो इन्होंने प्रदूषण फैलाया था वहां भी, तो जीवन के हर क्षेत्र में जब आप इस तरीके से एक्सपोज हो रहे हो, तो ये दर्द लाजमी बनता है। और सच के हमेशा टेकर्स होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो धुरंधर भी उसी तरह की एक चीज है, एक फिल्म है, लोग उसके जरिए देख रहे हैं, उसके जरिए लोग जान रहे हैं, और न सिर्फ जान रहे हैं बल्कि जो हो गई हैं घटनाएं, उनसे रिलेट कर रहे हैं।
और जब रिलेट कर रहे हैं तो वो डॉट्स जोड़ रहे हैं लोग, और जब डॉट्स जोड़ रहे हैं तो ये जो घिनौना खेल इस देश में, कभी कला के नाम पर, कभी रचना धर्मिता के नाम पर, कभी लेखन के नाम पर, कभी म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, फिल्म, इनके नाम पर भी जो एजेंडा खोरी हो रही है, धुरंधर ने एक बहुत बड़ा रोल इसमें निभाया है कि उसने आम दर्शकों तक, आम लोगों तक इस बात को पहुंचा दिया है कि कैसे आर्ट एंड कल्चर के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनके जरिए भी पॉलिटिकल एजेंडा और वैचारिक एजेंडा हमारे जीवन में घुसाया जा सकता है। उसको एक्सपोज कर रही है, और जब वो एक्सपोज हो रहा है तो निश्चित तौर पर सच के तो टेकर सही है सर जी। एक आखिरी सवाल आपके पास, आपको मालूम भी है, और ये जो है योगी जी कह रहे हैं 4 करोड़ लोग जो है, 4 करोड़ लोगों का नाम कटने की संभावना है, जो बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन दिक्कत ये है, बहुत सारे लोगों का कहना है, चूंकि योगी जी भी कह रहे हैं कि भाई आप लोग सुस्त हो रहे हैं, अपने लोगों को बार बार मोटिवेट भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि क्या इसमें जो है बहुत सारे लोगों के नाम कट रहे, तो बीजेपी वालों के भी नाम कट रहे हैं, वो अपने नाम नहीं जुड़वा रहे हैं। उधर से अगर आप देखें 4 करोड़ के कटने के बाद सीन क्या होगा, क्योंकि उधर बंगाल में 1.5 करोड़ ऐसे लोग मिले जिनके वो संदिग्ध हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग तो 12 साल की उम्र में ही बाप बन गए, कोई माँ बाप दोनों के ही नाम एक हो गए, मतलब एक ही नाम के माँ बाप खोज लिए। ये तमाम चीजें वहां हुई हैं, बहुत बड़ी संख्या में हुई हैं, और उनको रिव्यू कर रहा है। तो यहाँ यूपी में आपको क्या लगता है कि वाकई इन तमाम लोगों को अगर ये 4 करोड़ कटेंगे, तो ये तो पूरी राजनीति यूपी में इधर से उधर हो जाएगी? देखिए साहब, योगी जी ने जहां तक ये आशंका व्यक्त की है 4 करोड़ वाली, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि काफी संख्या में इसमें बीजेपी के लोगों के नाम, तो ये नेता को करना चाहिए अपने लोगों को साधने के लिए, उनको तैयार करने के लिए, उनको चेताने के लिए, उनमें तेजी लाने के लिए। जैसे घर का गार्जियन कहता है ना सर, हमारे पिताजी हमेशा काम करते थे, हम लोग जब छोटे थे तो जैसे मान लीजिए 3 बजे की ट्रेन है, तो वो जिस दिन पहले दिन टिकट करा के आते थे रिजर्वेशन, उसी दिन से हम सारे लोगों को परिवार में यही बताते थे कि भाई ट्रेन जो है वो 2:15 की है। वो कभी ये नहीं कहते थे कि 3 बजे की ट्रेन है। तो बाद में जब हम लोग बड़े हुए तो हम लोग पापा से, पिताजी से कहते भी थे, कह रहे भाई वो मतलब 45 मिनट बढ़ा के माना जाए कि अभी आप सही टाइम बता रहे हैं? तो बोले नहीं नहीं यार, वो जब तुम लोग छोटे थे तब बताते थे कि तुम लोगों के अंदर इतना वो नहीं था कि तैयार हो जाओ, समय से पहुंचो। तो योगी जी ने जो कहा है वो यही है। और इससे पहले आप देखिए, योगी जी ने सिर्फ ये पहली बार नहीं कहा, लखनऊ में उन्होंने सभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विधायकों की एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि अधिकारी आपको चुनाव नहीं जिताएंगे, बीएलओ जो हैं वो आपको चुनाव की व्यवस्था नहीं करेंगे, चुनाव जीतने की व्यवस्था आपको खुद करनी है। तो ये मजा मत मारिए, और बीएलओस के पीछे अपनी टीम लगाइए, और अपने लोगों के एसआईआर के पूरे कागज जल्दी से जल्दी जमा कराइए। ये पहले वो कर चुके हैं। और योगी जी ने ये बात कहाँ कही है? ये किसी जनसभा में कही है? नहीं, ये कार्यकर्ता सम्मेलन में कही है ये बात। तो कोई भी नेता अगर इस तरह की चीज कर रहा है, तो निश्चित तौर पर ये तो वो अपने जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको वो मोटिवेट कर रहे हैं ना। और निश्चित तौर पर एसआईआर सर एक बड़ा यज्ञ है, और लोगों को निश्चित तौर पर ये करना चाहिए। अब आते हैं बात, सर देखिए बंगाल में तो केवल एसआईआर ने ममता बनर्जी का चुनाव किनारे रख दिया, अकेले एसआईआर ने। और अब मुझे लगता है कि बीजेपी को वहां अपनी जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो उठा के रख दिया है एसआईआर में। यूपी में 4 करोड़ की संख्या अगर आप कह रहे हैं, तो देखिए 7 करोड़ मतदाता बंगाल में, और वहां 1.5 करोड़ आता है। यूपी में सर 25 करोड़ की आबादी है, और करीब 10, 12, 15 करोड़ मतदाता हैं। हाँ, 15 करोड़ 40 लाख थे। तो 15 करोड़ पर 4 करोड़ नाम, और इतना सघन एसआईआर जब हो रहा है, तो सर इसमें मृतक हैं। तो जनसंख्या का ये जो नंबर्स है ना, इस नंबर के लिहाज से अगर आप देखिए, तो ये 3.5 करोड़, 2-2.5 करोड़ तो हम लोग बोल रहे हैं जब एसआईआर शुरू नहीं हुआ था यूपी के लिए। 2 करोड़ 93 लाख तो उन्होंने पहले ही दिया था, डाटा भी दिया था। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये संख्या कोई बहुत ऐसी नहीं है। और हाँ,
एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे थे कि एसआईआर, अखिलेश यादव की कौन सी विधायक कह रहे थे हम एसआईआर कराएंगे ही नहीं, जैसे वो कोरोना की टीके हम लगाएंगे ही नहीं। तो एक तरफ एसआईआर को लेके इतनी नेगेटिविटी, चाहे ममता बनर्जी बाद में अपना एसआईआर भर दी और कह रही थी कि हम एसआईआर होने नहीं देंगे, दंगा कराएंगे। और दूसरी तरफ ये मोटिवेशन योगी जी का अपने नेताओं के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि भैया एक भी नाम छूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए अगर कोई नाम छूटेगा, नहीं भरेगा, तो ये उसकी गलती है, निश्चित तौर पर उसे भुगतना होगा, उसकी पार्टी को भुगतना होगा। तो मुझे लगता है कि ये योगी जी का एक मोटिवेशन अपने कार्यकर्ताओं को देना है और इसे सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए। और रही बात 3.5-4 करोड़ नाम कटने की, तो भाई 25 करोड़ आबादी वाला प्रदेश है, तो निश्चित तौर पर अगर देश में कहीं भी एसआईआर में सबसे बड़ी संख्या कटने की ना बारी आएगी, तो उसमें उत्तर प्रदेश पहले आएगा। ये तो नेचुरल है। अच्छा, ये जो है अभी जो शुरुआती खबरें आई थी, याद होगा आपको, बहुत सारी खबरें आई बीएलओज के स्ट्रेस में आने की, कोई सुसाइड कर रहा था, किसी के ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को हार्ट अटैक हुआ। उनके लिए मेरी वो है संवेदनाएं, लेकिन आप देखिए उसके बाद फिर एकदम बंद हो गया, वो एकदम वो खत्म। ठीक हो गई। ये क्या हुआ? सर, नोटबंदी के दौरान एटीएम की लाइनों में कितनी सारी मौतें हो रही थी। सर, सामान्य मौतें इस तरह से सरकारी कर्मचारी, भाई दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी दुखद मौत जो है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये तो विधि का विधान है ना सर, कि एक लंबी आबादी में रोज ऐसी घटनाएं होती हैं। अब उसमें क्या सरकारी कर्मचारी कोई अमृत पी के आए हैं कि बेचारे नहीं होते, वो भी होते हैं। अच्छा, उनमें से भी 2-4 बीएलओ भी निकल आएंगे सर, अगर आप 10 दिन 15 दिन के स्पैन में देखिएगा तो ये वही है सर, उन्हीं सारी चीजों को संकलित करके और उसको इसी तरह नोटबंदी में पता चला कोई बीमारी से दुखद मृत्यु हो गई, कोई रिपोर्ट अभी आई नहीं है, हाँ, दी नहीं है जी। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अब उसमें से आप 1-2 अगर पा जाइए तो उसको उठा के लेके चले आइए। और अब मैं कहता हूं कि अगर वो सिलसिला जारी ही रहता तो अब क्या है, एसआईआर बंद हो गया, अब स्ट्रेस खत्म हो गया। तो अब किसी प्रदेश में कोई सरकारी काम चल रहा हो और एक भी सरकारी कर्मचारी किसी वजह से इस तरह से उसका दुखद उसके साथ घटना घटती है, तो आप कह दीजिए कि वही प्रेशर। तो ये सर जबरिया जो है ना, वो अब आपके सामने वो उदाहरण नहीं देना चाहता कि सर के 4 बाल, अब उसी को तुम जुल्फ बनाए घूम रहे हो। तो देना नहीं चाहते थे लेकिन दिया जरूर आपने। लेकिन ये मुझे लगता है कि अच्छा उदाहरण है। तो आज अवनीश जी, बहुत बढ़िया आपसे बातचीत हुई, चूंकि हम लोग कई दिन बाद बात भी कर रहे थे, तो इसीलिए कई सारी सब्जेक्ट पे हम लोगों ने बातें की, लेकिन आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि अवनीश बीएन शर्मा जी का प्रारब्ध चैनल है, उसके ज्यादातर लोग हमारे जो सहयोगी हैं वो सब जानते हैं, जो नहीं जानते वो वहां पहुंचे, जुड़े। और इस चैनल को, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट को आपका स्नेह जो मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप जो देख रहे हैं वो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए QR कोड भी है और मेंबर भी बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। आप जुड़े अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर चर्चा होगी, बढ़िया। लेकिन आपका लास्ट का उदाहरण अच्छा था। प्रणाम। प्रणाम।